किसने 1965 की जंग जीती, कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है। ऑपरेशन जिब्राल्टर की कहानी भी बहुत अजीब है। अयूब खान ने कहा कि आपको इस तरह का मंसूबा बनाने की इजाज़त किसने दी। खुदा कश्मीर को तो आज़ाद न करवा सका, हाजी पीर पास जैसी अहम जगह भी भारत के कब्जे में चलेगी। भारत अगले 48 घंटों में हमला करने वाला है, लेकिन इनकी वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया गया। हरबख्श सिंह ने सवाल किया कि आप डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं या कुली हैं। गलती से अपना हेलीकॉप्टर भारतीय मोर्चों के पास उतार दिया। वर्षपाल सिंह पाकिस्तान में उतर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। पाकिस्तान और भारत में से किसने 1965 की जंग जीती, इस हवाले से दो तरह के हक़ाइक़ बताए जाते हैं। एक मुताले पाकिस्तान में कि पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर फ़तह हासिल की थी, और दूसरी तरफ वो हक़ाइक़ हैं जो पाकिस्तान के बेजार एनालिस्ट भारतीय किताबों से पढ़कर सुनाते हैं कि पाकिस्तान को इसमें शिकस्त हुई थी। आज मैं हक़ाइक़ की रोशनी में एक तीसरा पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूंगा। इसके बाद आप फैसला कर सकते हैं कि कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है। आसानी से समझने के लिए इस वक्त के तनाज़ात को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला हिस्सा है रन ऑफ कच्छ की लड़ाई, दूसरा ऑपरेशन जिब्राल्टर और तीसरा हिस्सा 1965 के बाकायदा जंग। ये तीनों लड़ाइयाँ या ऑपरेशन एक दूसरे से जुड़े हैं, जिनको समझकर ही आप जान सकते हैं कि बात जंग तक कैसे पहुंची हो। खासकर पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर जैसे मंसूबे की तरफ कैसे बढ़ा, जिसे पहले नाकाबिले अमल करार देकर रिजेक्ट किया जा चुका था। शुरू करते हैं रन ऑफ कच्छ में होने वाली लड़ाई से, क्योंकि इस लड़ाई ने आने वाले दिनों में जंग के जो इम्कानात हैं उन्हें वाज़ेह तौर पर बढ़ा दिया था। कच्छ दरअसल पाकिस्तानी सूबा सिंध और भारतीय रियासत गुजरात के बॉर्डर एरिया पर है। 1947 में सिंध पाकिस्तान जबकि कच्छ भारत का हिस्सा बने, लेकिन सिंध और कच्छ में आज़ादी से पहले से ही तनाज़ा चल रहा था। भारतीय वेबसाइट्स पर शाया इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 1938 में ही सिंध ने मुतालबा किया था कि रन ऑफ कच्छ का आधा हिस्सा इसको दिया जाए। फिर क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान ने जुलाई 1948 में भी भारत से इस हवाले से मुतालबा किया है, जिसे भारत की जानिब से ना माना गया, रद्द कर दिया गया। इसके बाद दोनों मुल्कों में इस हवाले से तनाज़ात सामने आते रहे। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 1965 पर आते हैं। 1965 के आगाज़ से ही दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात शुरू हुए थे। रन ऑफ कच्छ में भारतीय फौज इन इलाकों में आगे बढ़ी थी, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि दोनों ममालिक अपनी पोजीशन में आगे नहीं आएंगे। इसके साथ साथ मार्च 1965 में इंडिया ने खलीज कच्छ के इलाके में ऑपरेशन एरोहेड के नाम से मुश्तरका जंगी मशकें शुरू की। इन मशकों से पाकिस्तान में तशवीश शुरू हुई। पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ में आगे बढ़ना शुरू किया। अप्रैल 1965 में ऑपरेशन डेजर्ट हाक के जरिए रन ऑफ कच्छ का एक बड़ा हिस्सा फतह कर लिया गया। इसके बाद गैर मुल्की और मुल्की मीडिया को बुलाकर इस इलाके का दौरा करवाया गया और दिखाया गया कि भारतीय फौज कैसे हथियार पीछे छोड़कर पीछे हट गई है। लेकिन इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा और बरतानिया ने सालिसी की और जून में जंग बंदी हो गई। अब कहा जाता है कि इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान में ये सोच पैदा हुई कि भारतीय फौज जैसे 1962 में चीन का नहीं मुकाबला कर पाई और अब रन ऑफ कच्छ में भी इसे शदीद नुकसान उठाना पड़ा, तो मकबूजा कश्मीर को ऐसे ही किसी ऑपरेशन से आज़ाद करवाया जा सकता है। और इस तरह ऑपरेशन जिब्राल्टर पर अमल करने का फैसला हुआ। पाकिस्तान में भारत के साबिक हाई कमिश्नर शंकर वाजपेयी के हवाले से लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि ये लड़ाई भारत के लिए नेमत साबित हुई, क्योंकि इससे वो पाकिस्तान के अज़ाइम जान गया। ऑपरेशन डेजर्ट हाक के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने के कुछ माह बाद ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया गया। अब ये ऑपरेशन जिब्राल्टर की कहानी भी बहुत अजीब है। ऑपरेशन जिब्राल्टर के हवाले से डॉक्टर अकील अब्बास जाफरी ने इंडिपेंडेंट उर्दू में कई किताबें पढ़ने के बाद एक दिलचस्प तहरीर लिखी है, जिसके मुताबिक ऑपरेशन जिब्राल्टर की मनसूबाबंदी 1964 में शुरू हुई। सदर अयूब के सामने मनसूबा रखा गया। अयूब खान ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इत्तलात को कहा कि वो इस मनसूबे का जायजा लें। दोनों अफसरान ने राय दी कि मनसूबे की हैसियत अहमकाना मुहिम जोई से ज़्यादा नहीं है। इसके बाद अयूब खान अपने इलेक्शन में बिजी हो गए और अयूब खान ने जब खुद को मुंतखब करवा लिया तो फरवरी 1965 में दोबारा मनसूबा इनके सामने रखा गया। इस वक्त के जो सेक्रेटरी ख्वाजा थे अजीज़ अहमद ने इस मनसूबे के हक में भरपूर दलाइल दिए। अयूब खान ने सख्त लहजे में कहा कि आपको इस तरह का मनसूबा बनाने की इजाज़त किसने दी, इस तरह की मनसूबा साजी आपका काम नहीं है। कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस ऑपरेशन के हामी थे, ताहम वो मीटिंग में इस हवाले से खामोश थे। अयूब खान की मुखालफत के बाद यह मनसूबा तर्क कर दिया गया। लेकिन जब रन ऑफ कच्छ वाले वाक़यात हुए, जिनके बारे में मैं तफसीली तौर पर बता चुका हूँ, तो इस ऑपरेशन की जो बंद फाइल है उसको दोबारा खोल लिया गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर में भरपूर प्लानिंग की गई। जनरल मूसा के मुताबिक इस मनसूबे की प्रैक्टिस भी की गई। ऑपरेशन के लिए 5 असीम मुसलमान फ़ातीन के नाम पर तारिक, कासिम, खालिद, सलाहुद्दीन, गजनवी दस्ते बनाए गए। इस ऑपरेशन की मदद के लिए एक इजाफी दस्ता भी बनाया गया, जिसे नुसरत का नाम दिया गया। लेकिन इनमें से ज़्यादातर दस्तों को मसाइल का सामना करना पड़ा और वो बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। लेकिन गजनवी दस्ते ने कई इलाकों में भारतीय फौज को शिकस्त दी और कब्जा किया। लिखा गया है कि अगर इस दस्ते को वापस ना बुलाया जाता तो ये जनूब मगरबी कश्मीर में कई इलाके फतह कर लेता। अब इस ऑपरेशन के बारे में मुख्तलिफ माहिरीन की राय यह है कि भारतीय फौज काफ़ी हद तक किसी मुमकिना ऑपरेशन के लिए तैयार बैठी थी, और इसके साथ साथ ये ऑपरेशन और मुजाहिदीन के दस्ते किसी हद तक भारतीय फौज के लिए मसाइल तो पैदा करने में कामयाब हुए, लेकिन तवील मुद्दत तक एक मुनज़्ज़म फौज से लड़ने के लिए इनके पास कैपेसिटी और वसाइल नहीं थे। गलत मनसूबाबंदी का उल्टा नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को तो आज़ाद ना करवा सका, बल्कि उल्टा हाजी पीर पास जैसी अहम जगह भी भारत के कब्जे में चलेगी। लेकिन
पाकिस्तान को ताशकंद मुआहदे में ये जगह वापस मिल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ का कुछ इलाका वहाँ सीज फायर के बाद वापस कर दिया था। खैर ऑपरेशन जिब्राल्टर तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन भारतीय फौज पर कश्मीर में की जाने वाली कार्रवाइयों का प्रेशर जरूर आया और भारत ने पाकिस्तान पर बाकायदा हमला कर दिया। इस साल यूं लग रहा था कि भारत एक गलत कदम उठाता है जिसका जवाब पाकिस्तान भरपूर तरीके से देता है। इसके बाद पाकिस्तान गलत मनसूबाबंदी वाला कदम उठाता है जिसका जवाब भारत देता है, और इसके बाद भारत ने 6 सितंबर को एक इंतहाई गलत कदम उठाया। हुआ ये कि जैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर का मनसूबा बनाते वक्त भारत को अंडर एस्टिमेट किया था, वैसे ही भारत ने हमला करते वक्त पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया। अब इस जंग को समझने के लिए लैंड, एयर और नेवल बैटल्स में तकसीम कर लेते हैं। 6 सितंबर 1965 को भारत ने सरहद पार की और बड़ा हमला किया। इस हवाले से अहम बात यह है कि 4 सितंबर को दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अरशद हुसैन ने पाकिस्तान पैगाम पहुंचाया कि भारत अगले 48 घंटों में हमला करने वाला है, लेकिन इनकी वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार नहीं था। इसी वजह से भारत ने लाहौर में इब्तदाई तौर पर कई इलाके फतह भी किए, लेकिन इसके बाद इन्हें न सिर्फ बड़ी फौज से बल्कि एयरफोर्स की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। भारत के मगरबी कमान के सरबराह हरबख्श सिंह ने इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखा है कि हम देख रहे थे कि 15 डिवीजन की गाड़ियां सड़क पर इधर उधर पड़ी हुई थी, इनके ड्राइवर इन्हें छोड़कर भाग चुके थे। 15 डिवीजन के कोर कमांडर मेजर जनरल निरंजन प्रसाद पाकिस्तानी बमबारी से बचने के लिए रूपोश हो गए थे। हरबख्श सिंह की जब जनरल निरंजन प्रसाद से मुलाकात हुई तो इनके जूते कीचड़ से भरे हुए थे, इनकी हालत खराब थी। इस पर हरबख्श सिंह ने सवाल किया कि आप डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं या कुली हैं? हरबख्श सिंह की सरजनिश के बाद 7 सितंबर को निरंजन प्रसाद अपनी ब्रिगेड की पोजीशन जानने के लिए एडीसी के साथ एक जीप पर सवार होकर आगे बढ़े। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि इन पर पाकिस्तानी फौज ने मीडियम मशीन गन से फायर किए। निरंजन प्रसाद गाड़ी छोड़कर खेतों में छुप गए। उन्होंने अपनी जीप वहीं खेतों में छोड़ दी, जिसमें इनका एक ब्रीफकेस था और इसमें कई अहम कागजात थे। जब पाकिस्तानियों के हाथ वो कागजात लगे तो रेडियो पाकिस्तान ने ये जो कागजात हैं इनको नशर करना शुरू कर दिया। इन कागजात में जनरल हरबख्श सिंह के खिलाफ फौजी सरबराह से शिकायत भी की गई थी। सियालकोट की बात करें तो इसमें भी भारत को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने 600 टैंकों के जरिए सियालकोट पर हमला किया। मुहक्किकीन की जानिब से लिखा गया है कि सिपाहियों ने अपने सीनों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट कर इन्हें तबाह करके नाकारा बना दिया। इस लड़ाई के दौरान ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने खबर लगाई कि पाकिस्तान जीत गया, दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। नेवी ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन द्वारका पाकिस्तान नेवी का अहम तरीन ऑपरेशन और कारनामा समझा जाता है। द्वारका में भारत की बंदरगाह होने के साथ साथ एक रेडार सिस्टम नस्ब था जिसकी मदद से भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान पर फजाई हमले कर रही थी। इस दौरान पाकिस्तान नेवी ने ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी आबदोज गाजी ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया, जबकि पाकिस्तानी बहरी जंगी जहाज़ों ने द्वारका के रेडार स्टेशन पर बमबारी करके इसे तबाह कर दिया और अपना हदफ हासिल कर लिया, जबकि दीगर भारतीय फौजी इकदाम को भी निशाना बनाया गया। ऑपरेशन द्वारका में पाक बहरियों को कामयाबी मिली, जबकि भारत को शदीद नुकसान पहुंचा। अब आते हैं फिजाई लड़ाई की जानिब। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान को हर तरह से बचाने के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया था तो ये गलत ना होगा। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर पहला फिजाई हमला पठानकोट के अड्डे पर हुआ और कामयाब रहा। बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तानी जंगी तैयारी जब पठानकोट बेस पर हमले के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एयर बेस पर बहुत बड़ी तादाद में जंगी तैयारी खड़े हैं। इस ग्रुप के पायलटों को सिर्फ 2 बार हमले करने का हुक्म मिला था, लेकिन बीबीसी ने लिखा है कि बहुत तैयारों को एक साथ देखकर इनके मुंह में पानी आ गया और उन्होंने भारत की फिजाई बेस पर कई हमले किए, जबकि मजामत करने के लिए एक भी भारतीय तैयारा मौजूद नहीं था। पठानकोट में तैनात एयर मार्शल सुब्रमण्यम अपनी ऑटोबायोग्राफी पैंथर रेड वन में लिखते हैं कि हम तकरीबन 6-7 पायलट एक गड्ढे में एक के ऊपर एक लेटे हुए थे। अगर हमारी जो फिजाई है वो तैयार होती और हमारी तैयारी मुकम्मल होती तो पाकिस्तानी इतना नुकसान ना करवाते। इसका मतलब है कि भारतीय फिजाई तैयार नहीं थी पाकिस्तानी हमले के लिए। इसके अलावा भारतीय एयर मार्शल भारत कुमार ने अपनी किताब द डेवल्स ऑफ द हिमालयन ईगल द फर्स्ट इंडो पाक वार में इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 दिन में भारत के 35 तैयारे तबाह कर दिए थे। इसके अलावा कई दीगर मुहाजों पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत को बेबस कर दिया और कई कारनामे भी सर अंजाम दिए। मसलन एयर कमांडर MM आलम का 1 मिनट में 5 तैयारों को मार गिराने का रिकॉर्ड आज तक याद रखा जाता है। उन्होंने जंग के दौरान 11 दिनों में 9 दुश्मन तैयारों को तबाह किया और 2 तैयारों को नुकसान पहुंचाया। कुल नुकसान की बात करें तो भारत ने शदीद नुकसान उठाया। अगर पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार को अलग रख के भारत के अदाद-ओ-शुमारी देख लें तो ये डेटा भारतीय वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है कि जिसके मुताबिक भारत के 69 तैयारे तबाह हुए और पाकिस्तान के 43 तैयारे तबाह हुए। इस जंगी माहौल में कई दिलचस्प वाक़े भी पेश आए। मसलन लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर एविएशन स्क्वाड्रन की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने गलती से अपना हेलीकॉप्टर भारतीय मोर्चों के पास उतार लिया। इस गलती के बाद उन्होंने अपने नर्व्स को काबू रखा और भारतीय मोर्चों के पास पहुंचकर खबरदार किया कि पाकिस्तानी फौज ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे हथियार डलवा कर तुम लोगों की जान बचा सको। इस वक्त नसीरुल्लाह के पास असले के नाम पर सिर्फ एक रिवॉल्वर था और इस तरह उन्होंने 55 भारतीय सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया।
दूसरी जानिब एक और दिलचस्प वाक़या है जिसमें इंडियन फाइटर पायलट बर्जपाल सिंह गलती से भारतीय फ़िज़ाई पट्टी समझकर पाकिस्तान में पसरूर की एक फ़िज़ाई पट्टी पर उतर गए और इन्हें फौरी तौर पर जंगी कैदी बना लिया गया। खैर, इंडिया की जानिब से 21 और पाकिस्तान की जानिब से 22 नवंबर को जंगबंदी कबूल कर ली गई। इसके बाद सोवियत यूनियन की सालसी से ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को होने वाले मुज़ाकरात के बाद इंडियन वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने जंगबंदी पर इत्तफाक किया और अपनी अपनी फ़ौज को 25 फरवरी 1966 तक 5 अगस्त 1965 वाली पुरानी पोजीशन पर वापस ले जाने का ऐलान किया। ये वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है, तो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन फ़ायदे में रहा और कौन नुकसान में। देखिए, जंगी हालात के बारे में एक फ़िल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से जंग की तबाहकारियों को दिखाया गया है। ये फ़िल्म देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जंग के बारे में। देखें, मेरी राय में जंगें हमेशा नुकसान ही लाती हैं। फौजी और शहरी जिस मुल्क के भी हों, उनका खून सुर्ख ही होता है। पाकिस्तान में फौजी किसी का बाप, बेटा, भाई या शौहर है, तो भारत में भी ऐसा ही है। तो जिस कदर हो सके फैसले महज़ब लोगों की तरह टेबल पर बैठ कर करने चाहिए। एक दूसरे को मारने की ख्वाहिश सिर्फ तबाही लाती है। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान और भारत तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल कर पाएंगे और ख़ासकर जो कश्मीर का तनाज़ा है इसको अच्छे तरीके से हल कर लेंगे और इन मज़लूमों को हक दे देंगे। मोदी के होते हुए ऐसा होना मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन खुदा करे ये मसाइल आखिरकार हल हों और ये खिता तरक्की करे यूरोप की तरह और अमेरिका और कनाडा की तरह। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।